जय हिंद दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले अनसॉल्व्ड सेट 25 सेट 2025 का पहला सेट। और क्या करेंगे, क्लास 10th का है। ठीक है, मैंने डबल बोल दिया। ठीक है, ये क्लास 10th का है। क्या क्लास 10th के लिए ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, आप लोग देखिए कितने आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि मैं सबको मतलब आप कितने सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, मैं सभी सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई बिना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि टाइम मैं ज़्यादा नहीं लेता हूँ आपका। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, तो भाई आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन के नीचे, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन कि एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का दोगुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए। ये बोल रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, एक अवतल दर्पण है। क्या अवतल दर्पण, ठीक है, उससे कितनी दूरी पर रखी, यू कितनी दूरी, वस्तु की दूरी कितनी है, यू, वस्तु की दूरी यानी यू। अरे भाई ये कैसे बन जाओ, यू कितना है 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा, अवतल। क्वेश्चन पहले बता दिया, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर लगा दिया। तो ये माइनस में होती है, अवतल दर्पण के लिए दूरी माइनस में होती है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा कि उसका दोगुना प्रतिबिंब बनना। क्या प्रतिबिंब कैसा दोगुना बनना, तो दोगुना तीन गुना जब भी बोलते हैं कि आवर्धन होता है। क्या आवर्धन, आवर्धन किसे प्रदर्शित करते हैं, एम से। एम बराबर कितना दे रखा हमको, -2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये अवतल दर्पण के लिए आवर्धन भी माइनस में होता है। ठीक है, और फिर देखते हैं हम क्या, फोकस दूरी ज्ञात करना। क्या फोकस दूरी, ये फाइंड करना है। तो हमें क्या चाहिए होता, हमने फोकस दूरी ज्ञात करते तो हमें ये मालूम होना चाहिए, 1/f फार्मूला लगाएंगे ना, 1/f u माइनस 1/v। ठीक, ये मालूम होना चाहिए। तो इसमें से हमें क्या क्या मालूम है, यू मालूम है और वी तो मालूम नहीं है। तो फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे। तो भाई आवर्धन का सूत्र क्या होता है, आवर्धन का सूत्र लगा देंगे, एम स्क्वायर टू एम स्क्वायर के आई फॉर्मा वो होता है ना, ये होता है, एक फार्मूला और होता है -g/u। ये लगा देंगे फाइन। ठीक है, सॉल्व कर देंगे, ये लगा देंगे तो एम इक्वल्स टू -v/u। ठीक है, एम की वैल्यू कितनी, -2 है, -2 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर। ठीक, इक्वल्स टू वी की वी तो ज्ञात करना है, और यू कितना दे रखा है आपको, 25 दे रखा है। 25 भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 25 दूना 50, कितना हो जाएगा 50, वो भी क्या है माइनस का, -50 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा वी, यानी प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। अब क्या निकाला, फोकस दूरी निकालना। तो भाई फोकस दूरी की निकालते हैं। फोकस दूरी का फॉर्मूला ये रहेगा, 1/f इक्वल्स टू 1/u, 1/u, यू की वैल्यू कितनी 25 सेंटीमीटर, माइनस का 25, कितना -25। ठीक है, फिर क्या होगा प्लस एम, ये गया वी, 1/v, वी कितना दे रखा है 50, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1/50। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना मिलेगा भाई 50 मिलेगा, तो ले लिया एलसीएम 50 मिलेगा। तो 25 दूना 50, इसे काटेंगे इसको, कितने बार में कटेगा, दो बार में, 25 दूना 50, तो माइनस का 2, फिर 50 से उसका 50 को 50 से काटेंगे, कितने बार, एक बार में कटेगा, 50 से कम 50, तो माइनस का 1। ठीक है, इक्वल टू कितना 1/f चल रहा है। ठीक है, माइनस 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 का तो माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस 3 माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, एक माइनस का, दो माइनस का कितना, माइनस का 3 हो जाएगा, बटे में कितना 50। अब इसको पलट देंगे तो 1 एफ एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 में -3। अब काटेंगे इसको, कितना करें, 3 एकम 3, बचेगा 2, 2 पे 0, 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा, 3 छंग 18, ये चलता जाएगा, इतना निकलेगा, कितना एफ इक्वल्स टू 116.6 सेंटीमीटर। ये आ गया, वो भी कितने माइनस का नीचे है, तो माइनस का साइन लगेगा, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो भाई ऐसे ही सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चन को। ठीक है, आपको बस मैं बताऊंगा, हिंट दूंगा आपको, मैं तो बता दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि आपको वीडियो के नीचे में देखिए दिख गया होगा कि लीजिए, संलग्न आकृति में आवर्तन आपतन कोण तथा माध्यम बी के माध्यम बी का माध्यम बी माध्यम बी माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तन ज्ञात करिए। इसके कहने का मतलब ये है, इसने बोल दिया कि जो संलग्न आकृति आपको आकृति दिख रही है, कैसे, ये ऐसे लाइन खींचिए। ठीक, ठीक है, क्या ये लंब है, क्या है लंब, ये क्या लंब है। ओके, तो बोल रहे संलग्न आकृति में आपको अपवर्तनांक ज्ञात करना, अपवर्तनांक मतलब एन ज्ञात करना। ओके,
एन ज्ञात करना है, ठीक है। बोला कि माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का, है ना, माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है हमको, एक रेखा ऐसे जा रही है, गलत हो जाता है, कपड़े से मिटाना होता है इसको, ठीक है। यहाँ से निकाल देते हैं, ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे आ रही है, ठीक है। अब इसने बोल रखा है कि आपका कितना बोल रखा है भाई, ये आपको 45 दे रखा, 45 डिग्री, तो ये देखा आपको 30 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री दे रखा। अब बोल रहा है कि ये माध्यम कौन सा है, माध्यम ए है, ये माध्यम बी है। अब बोल रहा है कि माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, यानी कि हमें एन ज्ञात करना है। तो एन ज्ञात करने के लिए हम स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम क्या होता है, एन इक्वल्स टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर होता है। तो हमें साइन आई और आर मालूम होना। आई आर बनते कहाँ पे भाई, वो बनते आपतन कोण अभिलंब के साथ बनता है आई, अपवर्तन कोण, ये अपवर्तन कोण अपवर्तित किरण है, अपवर्तन कोण अभिलंब के बीच बनता है आर, ठीक है। अब इसको मालूम होना चाहिए। हम लोग ये सोचेंगे भाई ये टोटल कितना होता है, 90 डिग्री का होगा। अब सोचेंगे नहीं, लॉजिक लगेंगे, ये 90 डिग्री का होता है भाई, होता ही है। उसमें से कितना, ये टोटल कितना 90 का होगा, और 90 में से 30 चला जाए, कितना बचेगा 60, 60 बचेगा। ये कितना 60 डिग्री, आर कितना होगा 60, ये कितना हो जाएगा, ये टोटल 45 का होता है, 45 से 45 घटा दो, 90 से 45 घटा दो, 45 बचेगा। ये कितना हो जाएगा, ये आई कितना हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू 45, ठीक। अब इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे भाई, इसमें पुट कर देंगे, यहीं पे लगाते, ठीक। एन इक्वल टू साइन आई, साइन आई कितना मान है 45, कितना 45, साइन आर, साइन आर का मान कितना 60, कितना 60 डिग्री। अब इसका मान रख देंगे भाई, इसका मान रखेंगे कितना आएगा, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। कितना रखेंगे, साइन एन इक्वल टू साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा क्या, साइन, थोड़ा डिस्टर्ब कर लिए, सॉरी। ये आपको ना साइन 45 का मान और साइन 60 का मान आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब देख के रख दीजिए, और नहीं तो आपको वो जो सारणी होती है ना अनुपात की, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ाई होगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो सारणी पढ़ी ना, उसको आपको याद कर लेना, ठीक है। वो क्या करेंगे, साइन 45 का मान कितना था, 1/√2 होता, 1/√2, और इसका 1/√2, इसका होता √3/√2 होता, √3.2 होता, ठीक है, √3.2, ठीक है। अब क्या करेंगे, यही वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, पलटी मार देंगे, कल्टी मार देंगे, मतलब ये जो दो है ना ऊपर चला जाएगा, ये इसके गुणे में आ जाएगा, ठीक है। तो दो यहाँ पे आ जाएगा, कितना, दो यहाँ पे आ जाएगा, अरे भाई ठंड में चले भी नहीं रहा, दो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, √3, ठीक है। अब दो एक कम है, दो, कितना 2 आ जाएगा, फॉर्म में कितना जाएगा, √2 इंटू √3। अब इसको थोड़ा तोड़ देंगे। अब हम दो का मतलब होता है, √2 गुणे √2, ये मतलब होता है। इसको मैं ऐसे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो 2 गुणे √2, क्योंकि दो के अंदर 2 अंडर रूट छिपे होते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा मिटा देते थे, थोड़ा क्या होता है आपको समझने में आसान होगा, ठीक है। इसको मिटा दिया हमने, भैया क्या करेंगे, तो 2 √3, ये हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट, कैंसिल हो गया, तो बचा कितना भैया, √3 √2/3, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन इसमें वो पूछा, सघन माध्यम कौन होगा, क्यों होगा। भाई हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ रखी, जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो ये तो बोल सकते हैं एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, ठीक है। तो ये अभिलंब से दूर हट रही है, जब दूर हटती है तो क्या सघन माध्यम में होते हैं, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब के पास होती है ना। तो ये साफ साफ हमको मालूम है, डिफिनेशन लिख देना आपने सीधा, क्या, ये हमको मालूम है, हम जानते हैं कि जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अपने अभिलंब से दूर हट जाती है, और साफ साफ दिख रहा है कि अभिलंब से दूर हट रही है, ठीक है। और वैसे भी लिख सकते हैं, ये अगर पास में आती है तो 90 डिग्री इधर बनता है, मतलब 30 डिग्री इधर बनता है, ये एंगल से दूर जा रहा है, ये 60 डिग्री है, तो 60 तब भी कितना दूर है भाई, 60 से दूर है, 60 से दूर है, ये 60 इधर होता, 30 इधर होता, तब ये पास में आती है, तब ये विरल हो जाता है, विरल हो जाता है। फिलहाल क्या है, सघन माध्यम, ये बोल सकते हैं क्या, ये सघन माध्यम, बी है सघन माध्यम, और ये क्या विरल माध्यम।
विरल माध्यम। ओके, ये क्लियर हो गया ना, आपका क्वेश्चन खत्म। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या देखते हैं भैया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, बोला एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्टता देख सकता है या पढ़ सकता है। ठीक है, मतलब यू, मतलब वस्तु की दूरी कितनी दे दी, पुस्तक मतलब पुस्तक बोले तो यू की दूरी, यानी यू की दूरी, यू की दूरी। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष लेंगे तो अभी क्या है, माइनस में लेंगे। माइनस में क्या, कितना है, कितना दे रखा इसने भाई, कितना दे रखा, हाँ 20 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक, माइनस में लेंगे। ठीक, और फिर बोला इसको, पुस्तक को स्पष्टता दूर का, हाँ पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए कैसा और कितनी फोकस लेंस अपने चश्मे के लिए प्रयुक्त करना पड़ेगा। इसका सीधा सा कहना है, मतलब फोकस दूरी ज्ञात करो। ठीक है, और कैसा, कौन सा दर्पण लेना, मतलब कौन सा लेंस लेना पड़ेगा, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। ठीक है, तो फोकस दूरी एक बोला वी कितना दे रखा है, वी दे रखा है इसने 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर, माइनस लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, 25 सेंटीमीटर का, 25 सेंटीमीटर। ओके, 25 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। ओके फाइन, अब क्या करना, अब फोकस दूरी ज्ञात करना, इसका फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फोकस दूरी ज्ञात करना है, क्या फोकस दूरी ज्ञात करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना, क्या फोकस दूरी, क्या फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे 1/f = 1 यू माइनस 1/v, ये होता है ना। आप लोग फार्मूला बहुत अच्छे से पढ़ लेना, वरना फार्मूला के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते एग्जाम में। ठीक है, तो 1/u, यू कितने तरीका, -20, -20, और माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये कितना दे रखा, 1/25, 25 दे रखा। ठीक, इसका एलसीएम लेंगे, कितना मिलेगा, 20, 100 मिलेगा, सॉरी 20 नहीं मिलेगा, 100 मिलेगा, 100 मिलेगा, कितना 100, 20 पंचे 100, कितना माइनस का 100। तो ये अब ये करेंगे 25 को 100 यानी कि प्लस का 4। ओके, अब इसको घटा देंगे, क्या घटाएंगे तो कितना आएगा, -1, -1 बचेगा। अब -1 यानी 100, अब इसको पलट देंगे, क्या पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, F = अब इसको पलटेंगे ना, F को, तो F = हो जाएगा ना, ऊपर चला जाएगा, तो F = कितना आ जाएगा, -100, यानी इसको कितना, हाँ कितनी फोकस दूरी वाली लेंस लेना पड़ेगा। ये माइनस में आया तो अवतल दर्पण होगा, क्या अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, क्योंकि माइनस में आया तो अवतल दर्पण नहीं, अवतल लेंस लेगा, क्या अवतल लेंस लेना पड़ेगा, अवतल लेंस, अवतल लेंस लेना पड़ेगा। और कितना फोकस दूरी वाला, 100 सेंटीमीटर, क्या 100 सेंटीमीटर, आपको यूनिट लगाना जरूरी, सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर पूछा तो सेंटीमीटर में निकालेंगे। ठीक, आप मतलब कोई पद्धति नहीं लगा देंगे, एम की पद्धति नहीं लगाना। ठीक है, यही सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई, आपको दिक्कत तो होगी नहीं भाई, हम बस आपको रिवीजन, मतलब फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन करने का तरीका बता रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बस क्या होता है भाई, इसमें ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन यही होते हैं और कुछ नए बन जाते हैं, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन यही बैठ जाते हैं पेपर में आपके, और कुछ नए बन जाते हैं, और नहीं तो इस टाइप के बनते हैं, क्या इसी टाइप के। और आप अनसॉल्व सॉल्व कर लिए ना, तो समझ लो पेपर कर लिए भाई, सही बोल रहे हैं। फिर बोला दूसरा क्वेश्चन, बोला दूसरे का क्वेश्चन बोल रहा है कि हाँ 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है 20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी क्या थी, 20 डायोप्टर क्या, हाँ प्लस 20 डायोप्टर क्या, प्लस 20 डायोप्टर क्षमता की लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, लेंस की क्षमता को पी से प्रदर्शित करते हैं, पी से। ठीक है, और कितना दे रखा, 20 प्लस 20 डायोप्टर दे रखा, प्लस 20 डायोप्टर दे रखा, यानी डी दे रखा भाई, डी दे रखा। हमें निकालना था फोकस दूरी, और फोकस दूरी निकालना, इसमें फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला था P = 1/f होता है, वो भी मीटर में, कितने मीटर में। ओके, ये मीटर में होता है, तो फार्मूला लिख देंगे, हमें f निकालना है तो f इधर लिख देंगे 1, तो क्या f = 1/p। ठीक है, 1/p ये मीटर में होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, नॉर्मल सा p की वैल्यू रख देंगे, हाँ f = 1/20, कितना 20। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 बढ़ा लिए, फिर भी नहीं होगा, फिर भी 0 बढ़ा लिए, यहाँ पे क्या 100 हो गया, और 20 पंचे 100, कितना आएगा, फोकस दूरी कितना आएगा भैया, हाँ फोकस दूरी कितना, 0.05 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है क्या, क्या मात्रा के बताया नहीं कुछ, फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी ना, हाँ सेंटीमीटर, आप जो यूनिट आपके में दे रखा हो डायोप्टर की, फोकस दूरी सेंटीमीटर होगा ना, हाँ मीटर में,
मीटर में सेंटीमीटर जो होगा आप उसमें दे देना, पेपर में को दे रखा होगा ना, सेंटीमीटर में डी क्या मीटर में होगा डायप्टर में होगा भाई, सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो ये फोकस दूरी है ना, सभी तो फोकस दूरी मीटर में आ रही है, सेंटीमीटर में आ रही है तो सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, ये देखो ये लॉजिकल क्वेश्चन है क्या, ये लॉजिकल क्वेश्चन बोला यदि किसी तार को बीच से मोड़कर दोहरा करके एक साथ मरोड़ दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। हाँ ये बोला ना, यदि किसी तार को बीच से मोड़कर, पहले आप समझिए थोड़ा प्रैक्टिकली, मान लीजिए आपका एक तार है, थोड़ा और भी कलर यूज करते एक ही से करें ना, और भी कलर यूज करते। देखो मान लिया एक तार है, क्या मान लिया एक तार है, क्या एक तार है जिसकी लंबाई कुछ भी है, मान लिया एल है, इसकी लंबाई क्या मान लिया एल है भाई, इतना बड़ा तार है, इसकी लंबाई मान लिया एल है, उसका जो क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है, ये मान लिया क्या है ए है, मान लिया क्षेत्रफल कितना ए है। अब बोल रहे हैं क्वेश्चन क्या बोला, जो क्वेश्चन बोले वही करना, आप कुछ मत करना अपनी तरफ से, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलना है, ये तार को बीच से मरोड़ दिया जाए, अब तार को यहाँ से क्या किया, ऐसे घुमा के ऐसे कर दिया, ठीक है। तुमने क्या किया भैया, ये जो तार था ना, घुमा के क्या कर दिया, ऐसे घुमा के, ऐसे घुमा के, जो तार था ना मोटा था ना थोड़ा, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इतना मोटा कर लेंगे, ठीक है। अब इतना मोटा मरोड़ दिया, ठीक है। अब बोला मरोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, हट जाएगा भैया, मरोड़ दिया, मरोड़ दिया क्या, मरोड़ कर दोहरा करके एक साथ मरोड़ दिया जाए भाई, मोड़ा मरोड़ दिया, ठीक है, तो उसका प्रतिरोध कर दिया, ठीक है भैया। अब जिसका मरोड़ दिया, अब ध्यान दीजिएगा, जिसकी लंबाई है आधी हो जाएगी, जब बीस ने तोड़ दिया तो इसकी लंबाई की आधी हो जाएगी ना, तो एल जो है वो कितना हो जाएगा, एल अपॉन टू हो जाएगा, एल हो जाएगा जो एल अपॉन टू हो जाएगा। अब यहीं पर एरिया क्या हो जाएगा, एरिया कितना था अभी, जब एरिया इतना, जब ऐसे तार था हमारा लंबा लंबा, तब एरिया ए था, अब जब इसको मोड़ दिया तो भाई देख लीजिए, आप खुद देखिए इसको कितना मोटा हो गया, यानी क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, टू ए हो जाएगा, यानी दोगुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अब इसको हम हल कर देंगे, हल कैसे करेंगे, आपने फार्मूला पढ़ा होगा क्या, एक फार्मूला पढ़ा होगा प्रतिरोध का, प्रतिरोध का फार्मूला, प्रतिरोध पूछा ना, प्रतिरोध का फार्मूला क्या पढ़ा, रो इक्वल्स टू आर एल अपॉन में एल अपॉन ए, ठीक है, रो है, ये एल है, ये लंबाई है, ये एरिया, ठीक है। अब आपने ये पढ़ रखा है, ठीक है। अब सिंपल सा क्या करेंगे, रो तो रो रहेगा, कांस्टेंट है। अब एल क्या है, एल कितना हो गया, एल हो गया हाफ, यानी आधा हो गया। अब क्या हो जाएगा, एरिया कितना हो गया, टू ए हो गया, कितना, टू ए हो गया, ओके। अब ये सॉल्व कर लेंगे, ये बट्टे की बट्टी में तो इसकी गुड़े में चला जाएगा, और नहीं समझ में तो यहाँ पे एक मान लीजिए, ये एक ऊपर चला जाएगा और ये इसके गुड़े में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, आर इक्वल्स टू, आर इक्वल्स टू, जो ये इसके गुड़े में चलेगा तो दो दुना चार हो जाएगा, कितना कितना हो जाएगा, हाँ, रो हो जाएगा एल अपॉन चार ए, चार ए। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम थोड़ा अच्छे से, आर इक्वल्स टू, आर इक्वल्स टू लिख लेंगे हम वन अपॉन फोर रो और एल अपॉन ए, ये लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। कितना प्रतिरोध होगा, वन अपॉन फोर क्यों, सॉरी रो, रो एल अपॉन आर, सॉरी ए भाई, ये ए है, ठीक है, हमने भी कंफ्यूज कर लिखा कुछ और देखा कुछ और, ठीक, वन अपॉन ए, एल अपॉन ए, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, बहुत ईजी है, इससे ज़्यादा टफ हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, क्या जैसे जैसे क्वेश्चन बोला मरोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, लंबाई कम हो जाएगी, लंबाई आधी हो जाएगी, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हाँ, इसमें भी जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको मैं अलग निकालूंगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको अलग निकाल को अलग क्लास दूंगा, ये तो मैं पूरा शॉर्ट सॉल्व करा रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ अब बोला, ये हो गया क्वेश्चन। अब बोला दो दो प्रतिरोध, दो प्रतिरोध है, जो है एक 3 ओम का है, एक 5 ओम का, दो प्रतिरोध, एक 3 ओम का, 5 ओम का है, तो इन्हें किस सेल से जोड़ दे, किसी सेल के द्वारा किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा यदि परस्पर समांतर क्रम में जुड़ा हो तो। इनका कहने का मतलब भैया ये है, सिंपल से क्वेश्चन जो बोल रहे हैं ना, सिंपल से इनका कहने का मतलब ये है, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं दो प्रतिरोध, ये ठीक है, एक एक इधर जुड़ा समांतर क्रम में, एक सेल है, ये मान लो प्लस टर्मिनल है, ये मान लो माइनस टर्मिनल है, माइनस का छोटा होता है ना, ठीक है। अभी बोले 3 ओम का है, ये बोले 5 ओम का है। अब बोले आप ये बताओ, बस इतने पूछा,
हीट कौन सा ज़्यादा होगा, गर्म कौन सा होगा? भाई आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, फिर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। और कोई व्यक्ति काम कर, दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, एक भाई ज़्यादा वेट उठा रहा है और कमज़ोर भी है थोड़ा, मान लो एक व्यक्ति कमज़ोर है, जैसे मान लो मैं कमज़ोर व्यक्ति हूँ, और एक थोड़ा हमसे बड़ा है और उसकी शक्ति भी है, मतलब ताकत भी ज़्यादा है, मैं उससे ज़्यादा वेट उठा रहा हूँ। मान लो मैं 10 किलो उठा रहा हूँ, मैं मेरे अंदर क्षमता कम है, मैं 10 किलो उठा रहा हूँ, और उसके अंदर क्षमता ज़्यादा है, फिर भी कितना उठा रहा है, 2 किलो उठा रहा है। तो भाई मैं ज़्यादा थकूंगा कि वो थकेगा? सीधी सी बात है, वो मैं थकूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ज़्यादा वेट उठा रहा हूँ, जबकि मेरी क्षमता भी कम है। उसकी क्षमता ज़्यादा है, तब भी क्या कम ही वेट उठा रहा है, क्षमता ज़्यादा तब भी कम उठा रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भाई ये जल्दी गर्म होगा। क्यों गर्म होगा भाई? और फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे एक धारा करंट भाई आई बह रही है, और यहाँ वोल्टेज मान लो V, ठीक है। जब यहाँ पे करंट बह रही है और मान लो 18 एम्पियर जा रही है, क्या 18 एम्पियर करंट बह रही है, 18 एम्पियर करंट बह रही है। अब इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे मैम नहीं मालूम, नहीं मालूम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं मालूम, भाई बहुत ज़्यादा जाएंगे, ठीक है 18 एम्पियर में, ठीक है 18 एम्पियर बहुत ज़्यादा जाएंगे, ठीक है। हमें इतना मान लो कि यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, क्या इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, क्या 18 इलेक्ट्रॉन। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पे 9 इधर जाएंगे और 9 इधर जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात समझने के लिए। 9 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। अब भाई 9 में से ये कितना झेल लेगा? 9 में से अगर रोकेगा ही। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध का मतलब ये होता है आ, आवेश को रोकने की क्षमता, एक धारा को कितने ज्यादा उसमें प्रतिरोध उत्पन्न कर सकता है, उसे उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ये धारा के मार्ग में कैसे उत्पन्न करे? 3 ओम तथा 5 ओम के हैं। इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा? सीधी सी बात ही बोल रहा है, मतलब 2 ओम है, एक 3 ओम का, एक 5 ओम का। बोल रहा है किसी मतलब सेल से जोड़ने पर इसमें अधिक गर्म कौन होगा? समांतर क्रम में, क्या समांतर क्रम में जोड़ रखा, तो बोला इसमें से अधिक गर्म कौन होगा? तो वो देखते हैं कौन अधिक गर्म होगा। क्या डायग्राम बना लेते हैं हम लोग ऐसे, ये बोला समांतर क्रम में। अरे निकल चुके हैं, चल सॉरी डिस्टर्ब के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, क्या एक प्रतिरोध है जो 3 ओम का है, 3 ओम का, ठीक है। ऐसे एक प्रतिरोध है 5 ओम का, कहीं पर बना दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 5 ओम का कितना, 5 ओम का, ठीक है। इस समांतर क्रम में जोड़ी किस क्रम में, समांतर क्रम में, ठीक है भाई। आप लोग समझने के लिए बना देता हूँ, ठीक है आपके, ठीक है। ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, ओके। अब इनका कहने का मतलब है कौन सा ज़्यादा हीट होगा, ये वाला ज़्यादा गर्म होगा, ये वाला ज़्यादा गर्म होगा। भाई मेरी को छोटी सी आप बात बताओ, एक व्यक्ति मान लो, एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी, ये और ये, इसके मान लो बहुत ज़्यादा, इसके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा है, क्या ताकत ज़्यादा है, ताकत ताकत ताकत, ठीक, ठीक। मान लो इसकी जो ताकत है ना, शक्ति, इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है, इसकी कम है, क्या इसकी कम है, कम है, इसकी ज़्यादा है, ठीक है ज़्यादा। अब मान लो भाई ये ज़्यादा, इसकी ताकत किसी ज़्यादा है, इसकी ताकत ज़्यादा है, फिर भी ये वेट उठा लो, मान लो 5 किलो उठा रहा है, या 5 केजी उठा रहा है, केजी, ठीक है। और इसकी ताकत कम है, इसकी ताकत कम है, इससे क्या इसकी ताकत कम है, फिर भी कितना उठा रहा है, 10 केजी, भाई ठीक है। इसकी ताकत इससे ज़्यादा, इसकी जो ताकत ए की जो ताकत है ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, इस बी से क्या ज़्यादा है, इससे ताकत क्या ज़्यादा है, ठीक है। और तब भी कितना उठा रहा है, 5 केजी उठा रहा है। इसकी ताकत इससे ए से कम है, फिर भी कितना उठा रहा है, 5 किलो उठा रहा है। अभी बताओ भाई थकेगा कौन, इसमें थकेगा कौन, कौन आप लोग देखिए, थक इसके ताकत ज्यादा है, ये थोड़ी ना थकेगा, थकेगा तो ये भाई कम है फिर भी 10 किलो वेट उठा रहा है, कम है फिर भी 10 किलो उठा रहा है, और इसकी ज्यादा ताकत है फिर भी 5 किलो उठा रहा है, भाई ऑब्वियसली बात है ये थक जाएगा, जल्दी थक जाएगा। तो क्या करेंगे, तो आप उसी प्रकार इसमें कॉन्सेप्ट लगाइए। अगर इसमें मान लो हाँ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, अब मान लो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन से बह रहे हैं, क्या 18 इलेक्ट्रॉन से बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन 18 में से इधर 9 जाएंगे ना, 9 इधर भी जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये ठीक है। जब यहाँ से करंट 18 इलेक्ट्रॉन आ रही है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगी ना, यहाँ से जाएगी ना, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन रोक पाएगा, भाई ऑब्वियसली बात है ये 9 में से 3 रोक देगा, 6 निकलेंगे, और 6 इसकी कैपेसिटी कितनी है, 3 रोकने की, निकल कितनी है, 6। भाई इसकी कैपेसिटी 3 रोकने की, निकल 6 है, तो भाई इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, बार बार 6 निकलेंगे, बार बार 6 निकलेंगे, भाई इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और इसमें कितना होगा, इससे 9 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 9 में से कितना रोक देगा, 5 रोक देगा, कितना निकलेगा, 4, तो इजीली से निकल देगा, भाई इजी निकल जाएंगे, निकलेंगे ना, इसमें इजी निकलेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन में निकलेंगे, तो भाई इसमें ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो हीट भी यही ज़्यादा होगा, क्या कौन सा गर्म होगा,
3 वाला प्रतिरोध, 3 ओम का प्रतिरोध ज़्यादा गर्म होगा क्या, ज़्यादा ज़्यादा गर्म होगा क्या, ज़्यादा गर्म होगा, गर्म क्या, गर्म होगा, ठीक है, गर्म होगा, वो आपका पेपर में लिख दीजिएगा, ठीक, क्योंकि इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ओके, क्लियर, इतना ही था इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं था। इसमें पूछा था कौन सा ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको ना ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब थोड़ा लॉजिकल के साथ, लॉजिक के साथ, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि, अब इनका नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन कहने का मतलब है, दो ये क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने, आपको दिख रहा होगा, 20 तथा 24 तथा 30 ओम के प्रतिरोध 3 तार है, मतलब 3 तार हैं, 3 मतलब 20 24 30 ओम के प्रतिरोध के 3 तार हैं, ठीक है। एक तो श्रेणी क्रम में, पहला क्या श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम में जोड़े, तो प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, प्रत्येक दशा में क्या, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, क्या, हर कंडीशन में क्या, तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध ज्ञात करना। तो ठीक है भैया, कुछ नहीं, क्या बोला पहले, क्या बोला, श्रेणी क्रम बोला ना, तो श्रेणी क्रम भाई क्या करते हैं हम, तो बना लेते हैं क्या, ऐसे बनाना जरूरी नहीं, लेकिन समझने के लिए, आप लोग की समझने के लिए मैं बना लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे बना लिया, ये ऐसे बना लिया, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। अब पहला क्या बोला, पहला क्या है, पहला कितना, 20 ओम, 24 ओम, और फिर कितना है, 30 ओम, 30 ओम की क्या है, प्रतिरोध है। अब बोल रहा है भाई इसका, ये रेडी करने लगे, बोल रहा है कि तुल्य प्रतिरोध क्या है, तो तुल्य प्रतिरोध लिखेंगे, तुल्य प्रतिरोध क्या, तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, कर दो भैया वैल्यू, बहुत ईजी होता है भैया। R1 की कितनी 20 है, R2 की कितनी 24 है, R3 की कितनी 30 है, तो कितना 20 30 50 50 24 74, कितना 74 हो, कितना जगह 74 ओम होगा, ये आ गया भाई श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, क्या तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब बोल रहा है कि समांतर क्रम में, समांतर क्रम में कैसे होगा भाई, पहले तुम्हारा ऐसा कुछ होगा चित्र, ऐसा कुछ होगा, समांतर क्रम है ना, ऐसा होगा, ठीक है। ये कितना 20 24, अरे 20 ओम 24 ओम, ये कितना 30 ओम, तो फार्मूला क्या होगा इसका, इसका फार्मूला क्या होता है भैया, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ओके, ये होता। तो फार्मूला पुट कर देंगे, मतलब वैल्यू पुट कर देंगे, 1/R1 की वैल्यू 20 प्लस ये R1 है ना, R1 R2 R3, ये कितना R2 की वैल्यू, R2 की वैल्यू 24 है, कितना 24 प्लस 1/30। अब क्या करेंगे, एल्सियम ले लेंगे, एल्सियम कितना आएगा 20 60 60 120 आएगा, कितना एल्सियम आएगा 120, 120 एल्सियम आएगा, ठीक है। तो 0 से 0 कटेगा, 2 छंग 12, 6 बार कटेगा, ठीक है। ये कितने बार कटेगा 24 24 25 120, यानी 5 बार में कटेगा, ठीक है, 5 बार में। अरे भाई एक जगह ठंड में हाथ हाथ काम नहीं करते। अब ये 3 0 से 0 कटे, 3 छः कितना 0 कितना कितना ओम आएगा, 8 ओम आएगा क्या। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एल्सियम कितना 20 मिला, तो बच्चे आ गए थे, डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एल्सियम कितना मिला 20 मिलेगा, इसको 20, इससे हम 20 से काटेंगे, कितने बार में 6 बार में कटेगा, इसे 24 से काटेंगे, 5 बार में कटेंगे, इसका कितना 30 से काटेंगे, कितने बार में कटेगा 4 बार कटेगा, तुमको जोड़ लेंगे 6 5 11 11 4 15, 15 पौन में 20। अब क्या करेंगे, ये 1/r है तो आर ऊपर कर देंगे, आर बराबर निकालेंगे ना, आर निकालेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर कितना है 120/15, तो 15 15 120, ये आ गया आपका कितना 8 ओम। इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है, ये तुल्य प्रतिरोध है, कितना ये तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, ओके, प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, खत्म। कितना ईजी है भाई, आपको समझ में आता होगा भाई, मैं यही आशा करता हूँ आपको, आपसे। और आता है ना, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि भाई अनसोल्ड कर लिए ना, तो मतलब
आधे से पेपर मतलब आधे से ज़्यादा पेपर ना कर दिए, क्योंकि भैया अगर आपसे पूछा जाएगा प्रतिरोध वाला सवाल तो ऐसे ही तो पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रतिरोध वाला सवाल तो ऐसे तो पूछा जाएगा, या कुछ और बना देगा। यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देगा, 24 का 25 कर देगा, 25 का 26 कर देगा। वैल्यू तो चेंज करेगा, सवाल तो यही बनेगा ना भाई। आप लॉजिक लगाओ ना, सवाल तो यही बनेगा ना जो हमने भाई कराया थोड़ी देर पहले। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भैया हमें क्या दिक्कत है। हमें बताने में आप लोगों को बस मेहनत करते रहिए भैया, मेहनत करिए तभी हो पाएगा जो करना चाहते हैं आप। फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन जो भी आप लेना चाहते हैं, हमें तैयारी हार्ड होनी चाहिए। ठीक है। और फिर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी परिपथ में 5 एम्पियर धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। ठीक है भैया, मतलब कोई परिपथ है, हमें नहीं मालूम कैसा परिपथ है, सर बताया भी नहीं है, समांतर क्रम। ठीक है, परिपथ है जो कि समय समयांतर क्या समांतर समांतर है कि समय का अंतर, समय में कितना अंतर है, ठीक वो बोला। परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन समय अंतर में, समय अंतर है समय कुछ अंतर होगा, फिर बोला कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं समय के अंतर में, कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। यदि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना, यदि परिपथ का प्रतिरोध प्रतिरोध कितना 20 ओम हो तो इस समय अंतर में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। मतलब दो क्वेश्चन बोल दिया इसने, इसमें क्या क्वेश्चन बोल दिया। पहला बोले जो समय का अंतर है उसमें पहले कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, समय के अंतर में जो समय निकलना का यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फाइंड करना, दूसरे में क्या ऊष्मा यानी कि एच फाइंड करना। एच क्या होता है, ऊष्मा होती है आपकी। ठीक, ये फाइंड करना भैया, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसने बोला क्या, पहले तो आप ये ध्यान दीजिए, क्या दिया आपको। अरे भाई हाँ छोड़ो उसको, मैंने क्वेश्चन देख लिया। धारा कितनी धारा कितने प्रवाहित हो रही है, धारा बोले तो आई कितना प्रवाहित हो रही है, आई कितना प्रवाहित 5 एम्पियर, कितना 5 एम्पियर, कितने सेकंड में, कितने समय में, टाइम समय, समय कितना भैया अपने पास, समय कितना भैया, समय टी कितना है, समय हमारे पास है 8 सेकंड, कितना 8 सेकंड। ओके, अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकालो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है भाई, हमने ये पढ़ रखा है, क्यू इक्वल टू एन ई, क्या क्यू इक्वल टू एन ई है ना, एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्यू इक्वल टू आई टी ना, आई इंटू टी, ये दोनों पढ़ रखे हैं ना, दोनों काम आएंगे। अभी क्या करेंगे, हमें एन निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एन इधर आ जाएगा, सॉरी हाँ ना, एन निकालना है तो एन आई पर रख देंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपन ई हो जाएगा ना, क्यू अपन ई इधर आ जाएगा ना, तो ई। अब आई का फॉर्मूला ये वाला रख देंगे, ये रख देंगे तो क्या हो जाएगा, आई इंटू टी हो जाएगा। वैल्यू दे रखी है भैया, क्या दे रखी है, आई कितनी दे रखी है, आई हमारा कितना दे रखा 5 एम्पियर। ओके, तो 5 एम्पियर इंटू समय कितना देगा 8 सेकंड, और क्या दे रखा भैया हमको, और भैया ये तो दे ही नहीं रखा आपको, ई खुद ले रखो भाई, आपने ई खुद ही ले रखा। क्या आपने स्टार्टिंग में चैप्टर में कहीं ना कहीं ये पढ़ा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे कितना लिखेंगे 1.6 × 10⁻19 कूलम। ओके, अब 19 कूलम, अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर जीरो बढ़ जाएगा, तो 16 एकम 16 16 16 25 सी, 55 25 हो जाएगा, कितना 55 25। अब यहाँ पे 10 के बाद माइनस ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, 10 के पावर प्लस का 19। ओके, ये इतना निकल के आ गया। ठीक है, ये हमारा इतना निकल के आ गया, क्या निकल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भैया, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा क्या बोला था इसने, हाँ क्या ऊष्मा निकालना था, क्या ऊष्मा निकालना यानी कि ऊष्मा निकालना यानी एच निकालना, तो एच का फॉर्मूला होता है भैया, ऊष्मा यानी एच निकालना, तो एच का ऊष्मा का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये तो फार्मूला। ठीक, ये फार्मूला था, आपको याद कर लेना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, आई कितना दे रखा है हमको, आई धारा कितने 5 एम्पियर दे रखे ना, 5 एम्पियर, 5 के स्क्वायर प्लस आर, सॉरी इंटू आर कितना दे रखा, प्रतिरोध कितना दे रखा भैया, 1 मिनट, प्रतिरोध में है नहीं भाई, तो कंफ्यूज होगा भाई, वैल्यू जब तुम लिखोगे नहीं पूरी तो कंफ्यूज तो होने ही होना। यहाँ पे प्रतिरोध कितना दे रखा आपको, क्वेश्चन कितना देखा 20 ओम दे रखा, कितना 20 ओम दे रखा, देखा मैं कंफ्यूज हो गया, आप भी कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आप पहले लिख लेना दिया है, जो भी है दिया है लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है भैया, कंफ्यूज हो गया, दिया है। ठीक है, क्या दिया, ओम कितना ओम दिया, रजिस्टेंस कितना दिया 20 ओम दिया, 20 ओम। अब यहाँ पे पुट कर देंगे भाई, वैल्यू क्या पुट कर देंगे, पुट मारो भैया यहाँ पे कितना 20 ओम, 20 इंटू में टी कितना दे रखा, टी 8 सेकंड दे रखा, 8 सेकंड, तो यहाँ पे देखो 55 25 हो जाएगा, 25 स्क्वायर हो जाएगा इंटू 20 हो जाएगा इंटू 8 हो जाएगा, गुणा करो 25 दूना 50 इजी गुणा, 25 दूना 50, ये जीरो 50 का गुणा, ये तो जीरो, ये ठीक है, गुणे 8, अब 55 40, ये 40 ये डबल जीरो 4000। ठीक है, ये क्या ऊष्मा, ऊष्मा का मात्रा क्या होता है, कैलोरी होता है, जो भी होता है आप लिख लीजिए, कैलोरी जो भी होता है आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलोरी तो
ठीक है भैया। कैलोरी, चलो लिख देता हूँ भाई, कैलोरी होता है सर, हाँ कैलोरी होता है, कैलोरी, कैलोरी आप लोग देख लेना कैलोरी होता है क्या होता है इसका, उसमें का मात्रा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा हमसे। इसका स्क्रीन भी बहुत जल्दी लॉक हो जाता है भैया, ये अभी देखना नहीं हमको, ये देखना है इसमें कौन कौन क्वेश्चन हो गया। तो भाई तुम्हारे सगरे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। अब देखो न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, ये पूछ रहा है भैया अथवा में करके बोला दो चुंबकीय सरलरेखा एक दूसरे को कब नहीं काटती भैया, आपको मालूम होना चाहिए कब नहीं काटती। और फिर क्या पूछ रहा, सेकंड पूछ रहा चुंबकीय गुण लिख दिए। अब चुंबकीय बल रेखा का गुण लिखिए, अब गुण लिखिए, दूसरे में पूछा गुण लिखिए, तो पहला तो गुण इसने बता दिया, क्यों क्यों नहीं काटती, क्यों शब्द हटा के और लिख देना चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी परिचित नहीं करती है, काटती नहीं, ठीक, ये गुण उसने बता दिया। फिर आप लोगों को चुंबकीय बल जो हाइडिंग वाली डेफिनेशन है आपको देख लेना, चुंबकीय बल रेखा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप लोग देख लेना, ठीक है एक बार। और फिर दूसरा क्या पूछ रहा है, अब दूसरा पूछ रहा है एथेनोइक अम्ल वन क्लोरोप्रोम प्रोम क्या प्रोपेन, और दूसरा क्या ब्यूटेनॉन, फिर बताया नियोपेंटेन की संरचना, संरचना सूत्र लिखिए। भाई साहब ये तो कठिन पूछ लिया आपसे, ये क्या है, खंड बार, खंड खा है, खंड क्या, खंड का, इसने क्या पूछा भैया आपसे, पहले तो पूछा है, पहले पूछा एथेनोइक अम्ल क्या, एथेनोइक अम्ल क्या, एथे अब देखने में दिक्कत होगी, लाइन चली गई थी, नोइक अम्ल आ गए भैया, अम्ल, अम्ल क्या, अम्ल का संरचना सूत्र क्या, संरचना सूत्र क्या पूछ रहा, संरचना सूत्र एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, अब जरा कॉमन सेंस लगाइए, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंटैक्स ऑफ नॉन टेक, ठीक है। हाँ ये क्या है, मेथ एथ है ना, एथ है क्या, एथ, तो मेथ एथ कितने कार्बन होंगे, दो कार्बन होंगे, कितने कार्बन होंगे, दो कार्बन होंगे, एक कार्बन दो कार्बन, तो बोला ये सिंगल बॉन्ड के साथ बोला एथेनोइक अम्ल, नॉर्मल एथेनोइक है ना इथाइन नहीं है, नथीन है, ठीक, तो एथेनोइक अम्ल, तो एथेनोइक अम्ल में होता क्या भैया, क्या होता है, ये होता है भैया, एथेनोइक अम्ल में क्या होता है, सी डबल, एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, एथेनोइक अम्ल CHO होता है ना, CHO, अब इसमें CHO जोड़ो, कैसे जोड़ेंगे भैया, डबल बॉन्ड लिए ऊपर O जोड़ दिए, फिर क्या किए इधर O जोड़ कर इधर O जोड़ दिए, इधर H कर दिए, ठीक है, एथेनोइक अम्ल इसका तो कंप्लीट हो गया भैया, जो कंप्लीट होना चाहिए, इसका इसका बचा, इसका H ऊपर चला जाएगा, इसका नीचे चला जाएगा, इसका H इसमें आ जाएगा, ये क्या भैया एथेनोइक अम्ल, क्या एथेनोइक अम्ल, क्या एथेनोइक अम्ल का तो आपको ये याद है, एथेनोइक अम्ल यानी ओइक अम्ल का जो क्रियात्मक समूह होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या होता है, CHO होता है, तो CHO पुट करना है ऐसा है, इसकी कितनी वैलेंसी, दो वैलेंसी होती है, तो दो इसके साथ कंबाइंड हो जाएगी, इसकी ऑक्सीजन कितनी दो होती है, एक इसके साथ आ गई और एक हाइड्रोजन के साथ चली जाएगी, ठीक है भैया। ये देखो संरचना सूत्र एकदम खोल के लिखना है विस्तार से, ये नहीं कि आपने ऐसे लिख दिया, वैसे भी मानना जाएगा, CH3, हाँ CH3, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये कर दिया OH, ऐसे ऐसे ठीक है, लेकिन ऐसे लिखो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, ऐसे ना जो टीचर होगा, टीचर एग्जामिनर उस पर गया, अच्छा अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपका, ठीक है, अच्छा नंबर देगा आपको, ठीक है भैया। दूसरा किसका बनाना था, एथेनोइक, एथेनोइक हो गया, फिर वन प्रोपेन थे ना शायद, वन क्लोरोप्रोपेन, क्या, वन क्लोरोप्रोपेन, क्या दूसरा क्या, वन क्लोरोप्रोपेन, मेथ एथ प्रोप, मेथ एथ प्रोप, मेथ एथ प्रोप, कितना मेथ एथ प्रोप, कितना तीन कार्बन है, मेथ एथ प्रोप, सिंगल बॉन्ड क्या बोला, वन क्लोरो, क्लोरो कहाँ जुड़ा होगा, यहाँ पे जुड़ा होगा या तो यहाँ पे जुड़ा होगा, Cl, ठीक, यहाँ पे C जुड़ा गया तो यहाँ पे जुड़ा होगा, इधर भी जोड़ दो, हम उधर जोड़ दे, ठीक है, ऐसा वन क्लोरोप्रोपेन, क्या वन क्लोरोप्रोपेन, तो इसकी वैलेंसी कितनी, तो इधर कंप्लीट हो गई, एक इधर बचा, 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 ये हो गया वन क्लोरोप्रोपेन, लिख देंगे भैया वन क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन, ये क्या वन क्लोरोप्रोपेन, आपको देखना ये पकड़ना, ये क्या प्रोप बोला, ब्यूट बोला, क्या बोल रहा है, ब्यूट बोल रहा तो कितने कार्बन, प्रोप बोला तो कितने कार्बन, ठीक है, मेथ बोला कितने कार्बन, जो बोला ना ये देखना आपको, ठीक है। अब बोला ब्यूटेनॉन, क्या ब्यूटेनॉन बोला, क्या यहाँ पे क्या बोलता था, ब्यूटेनॉन, अब ब्यूटेनॉन आपने ये क्रियात्मक समूह का पढ़ा है, ये जिसमें सिंग निकले, दो सिंग निकले होती है, ये C डबल बॉन्ड O, ये अब इसको बनाना भैया आपको, क्या बोला ब्यूटेनॉन,
ब्यूटेनॉल कितने कार्बन होने चाहिए, कितने कार्बन होने चाहिए? मेथ एथ प्रोब्यूट 4 कार्बन होने चाहिए। मेथ एथ प्रोब्यूट कितने कार्बन होने चाहिए? अब बोला 2 ब्यूटेनॉल है क्या, 2 ब्यूटेनॉल, ये कहाँ पे जुड़ेगा, दूसरे पे जुड़ेगा, दूसरे पे कहाँ पे जुड़ेगा, दूसरे पे, तो कितने कार्बन होने चाहिए? 4। मेथ एथ प्रोब्यूट, मेथ एथ प्रोब्यूट। अब बोला 2 ब्यूटेनॉल है क्या, नाम ले लेते पहले, क्या नाम आपको दे रखा है, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल क्या है, 2 ब्यूटेनॉल, तो कहाँ पे जुड़ेगा, दूसरे पे जुड़ेगा, दूसरे पे जुड़ेगा, यानी कि एक कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, या को जुड़ेगा ऑक्सीजन, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, नहीं नहीं इसमें नहीं होगा भैया, 4 वाले से कंप्लीट है, 1 2 1 2 3 4, ओके। अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। आपको मैं क्या आयुपेशन नामिंग पढ़ा रखा है ना, सेम टू सेम वही, तो वो तो ईजी है, ये है एडवांस लेवल वाला, अभी वीडियो नहीं है, वो आ जाएगा। इसमें क्या करना भाई, है क्या, देख लो एडवांस लेवल यही तो है, कहाँ पे क्या जोड़ना है ये देखना आपको। ब्यूटेनॉल ना, तो ब्यूटेनॉल लिखो, हेक्सोन है, हेक्सोन का और नॉन लगता तो नॉन यहाँ पे लगा दिया। अब क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। आपको कोई दिक्कत हो ना, जिस वीडियो पे दिक्कत हो, जिस टॉपिक पे दिक्कत हो, उस पर कमेंट करना, आप लोग कमेंट करो, फिर हम बनाते हैं भाई, ऐसे आंसर सॉल्व करो ना, सिंपल सी बात है कि एक एक पॉइंट को हम बताएंगे यहाँ पे डीपली में, तो भाई बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ना भाई। हेक्सोन कहाँ से आया, क्या होता है इसमें, क्रियात्मक समूह उसे सॉल्व में बता ही देते हैं, क्रियात्मक समूह ये होता है ना। अब बोल रहा है एक क्वेश्चन हो रहा है, न्यू पेंटेन, न्यू पेंटेन, क्या न्यू पेंटेन बोला, तो न्यू पेंटेन बनाना। अब न्यू पेंटेन आज तक आपने सुना ही नहीं होगा, ठीक है। तो न्यू पेंटेन को बोलते हैं डाई, क्या डाई मिथिल, डाई मिथिल पेंटेन बोलते हैं, क्या डाई मिथिल पेंटेन बोलते हैं, डाई मिथिल पेंटेन, कैसा डाई मिथिल पेंटेन, पेंटेन कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे, लेकिन अलग अलग होंगे पेंटेन, ठीक है। डाई क्लोरो पेंटेन बोलते हैं, सॉरी सॉरी, ये तो इसका पेंटेन बोलते हैं, उसमें कहते हैं डाई प्रो, डाई डाई मिथिल, क्या थे बोलते हैं, टू टू डाई, टू पे लगा है क्या, टू पे लगा होगा तो डाई होगा, डाई, टू पे लगा डाई होगा, और टू, ये टू पे कार्बन लगे होंगे, और दो को बोलते हैं डाई, क्या डाई बोलते हैं, क्या डाई, क्या होगा, डाई मिथिल, क्या मिथिल, क्या लिखेंगे, मिथिल, मिथिल, ओके, मिथिल प्रोपेन, प्रोपेन, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन तो कितने लगेंगे, कार्बन 5 लगेगा, तो पेंटेन हो जाएगा ना, ओके। इसको ये नियोपेंटेन भी बोलते हैं, और डाई, टू डाई मेथिल प्रोपेन भी बोलते हैं, कैसे चित्र, सी का संरचना सूत्र होगा, सी, कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे, ठीक, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है। अब टू लगा, टू इसका यहाँ पे लगा देंगे, और यहाँ पे लगा देंगे, क्या लगा देंगे, कार्बन, इसको थोड़ा नाम लिख देते हैं नीचे भाई, लिख क्या, टू, 2 पे लगा है, डाई है, दो कार्बन लगे, डाई है, तो क्या लिखेंगे, मेथिल, इसको बोलते हैं जब साइड में लगे होता है ना, जब एक कार्बन तो बोलते हैं मेथिल, अब 2 कार्बन साइड में लगे तो मेथिल होगा, एक ये मेथ में 2 होगा, डाई मेथिल, क्या डाई मेथिल, क्या मेथिल, डाई मेथिल, डाई मेथिल, मेथिल प्रोपेन, प्रोपे प्रोपेनॉन, नहीं प्रोपेनॉन तो होगा, प्रोपेन होगा सीधा, प्रोपेन हेक्सोन में जोड़ते हैं, हेक्सोन नहीं जोड़ना है, क्या करना, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है भैया। अब इसमें क्या कार्बन, कितने कार्बन, हाइड्रोजन बचे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन लेगा, ये हाइड्रोजन लेगा, 3 4 पहले से कंप्लीट, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये इससे कंप्लीट हो जाएगा, इससे कंप्लीट हो जाएगा, ये इससे कंप्लीट हो जाना, ये यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट करना है ना इसकी, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ओके। इसे बोलते हैं न्यू पेंटेन भी बोलते हैं, न्यू पेंटेन, न्यू पेंटेन, ओके, ये आपका न्यू पेंटेन है, ठीक है। आप ये सूत्र पे जाना, इस पे मत जाना, ये न्यू पेंटेन, न्यू पेंटेन क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या था, टू, टू पे लगा, 1 2 1 2, टू पे लगा तो किसी किसी तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। टू डाई, यानी 2 लगे तो डाई, 2 भी लिख सकते हैं, नहीं हटा भी सकते हो, डाई, ठीक है, डाई मेथिल प्रोपेन, ठीक है, डाई मेथिल प्रोपेन, हो गया खत्म। आपके कितने नंबर फिक्स, 2 2 6 नंबर, भैया 6 नंबर, इतना इजी, 2 पहले वाले, 2 पहले वाले, 2 पहले वाले, 2 अभी वाले, कितना 6 नंबर फिक्स भैया, आपकी फिक्स है 6 नंबर, इतना इजी इजी आता है भैया। ये कब का सॉल्व करें, 2025 का सॉल्व करें, अगर आप लोग होते तो कहते भैया इसका धुआं छुड़ा देते हम लोग, हैं। अगर भाई 2025 में आप लोग होते तो धुआं धाड़ करके आते ना क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट देखते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि मिश्र धातु किसे कहते हैं भैया? आपको डिफरेंशियल मालूम होगी, थोड़ा हिंट दे देते हैं। जब भी क्या होता है, दो से अधिक धातुएं एक निश्चित अनुपात में मिलाई जाती है तो उसे बोलते हैं दो या दो से अधिक धातुएं। एक नहीं, एक तो सिंगल धातु रहेगी ना, जब दो से अधिक धातुएं मिलाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। फॉर एग्जाम्पल कॉपर हो गया, कॉपर पीतल तांबा जस्ता, ये सब हो गया, ठीक है। अब बोला, अब जिसमें छः का ये पूछा, मिश्र धातु पूछ रहा। दूसरा बोला कॉपर सल्फाइड से कॉपर धातु किस प्रकार से प्राप्त की जाती है तथा समीकरण लिखिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया। अब इनका कहने का मतलब है कॉपर सल्फेट से क्या दिया है, कॉपर सल्फेट से कॉपर धातु, ये धातु यानी कॉपर सी यू कैसे प्राप्त करेंगे, इनका मेन मोटिव यही है। ठीक है, हम प्राप्त करते हैं, पहले जो भी हमें करना पड़ेगा करेंगे, जो भी गर्म करेंगे, भर्जन विधि करेंगे, जो भी करना करेंगे। तो भाई क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट को ऑक्सीजन के साथ क्या कॉपर भर्जन क्रिया करते हैं, भर्जन क्रिया कराते हैं। तो उसमें क्या होता है, कॉपर इसके साथ आ जाता है, क्या कॉपर सल्फेट बना देता है, क्या कॉपर सल्फेट बना देता है, कॉपर सल्फेट नहीं, कॉपर सल्फर डाइऑक्साइड क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट जो SO4 को बोलते हैं, इसी क्या बोलते हैं, सल्फाइड। हाँ, सल्फाइड बना देता है, क्या सल्फाइड बना देता है, ठीक है। अभी कॉपर ऑक्साइड बना देता है, कॉपर ऑक्साइड बना देता है, क्या कॉपर ऑक्साइड बना देता है, क्या ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, दूसरे पॉइंट में कहते हैं कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड का क्या होता है, स्वयं के साथ स्वयं क्या कराते हैं, क्रिया करा देते हैं। तो फिर से आपका कॉपर निकलेंगे, कॉपर निकल जाए, कॉपर सल्फाइड प्लस कॉपर ऑक्साइड क्या करेंगे, क्रिया करेंगे तो आपको कॉपर निकल आएगा, क्या आप कॉपर निकल आएगा, ठीक है। और फिर क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फर बन जाएगा, ये आपका कॉपर सल्फर बन जाएगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फाइड बनेगी, दोनों में कॉपर सल्फर प्राप्त होगा। अब हमें क्या करना भाई, ये इक्वेशन जो समीकरण है ये बराबर नहीं है, क्या है, बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कैसे करेंगे पहले देखेंगे भाई। कॉपर दो है बराबर है भैया, सल्फर एक है बराबर है भैया, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 3 है भैया, एक ये 2 ये 3। अब क्या करेंगे भैया, अब भैया क्या करेंगे, सिंपल सी बात है भैया, क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे सम में चेंज कर लेंगे, क्या सम बोले तो इसको सम में करेंगे तो क्या है, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 2 कॉपर हो गए और कॉपर कितना 4 हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है भैया, हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो सल्फर भी 2 हो जाएगा ना, 2 2 4 कॉपर 4, 2 2 4 कॉपर 4, ये तो ठीक है, लेकिन सल्फर तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से गुणा करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से 2 सल्फर बराबर हो गया 2 हो गया, लेकिन भैया ऑक्सीजन बढ़ गया, 2 2 4 और ये 2 2 4 और 2 6 हो जाएंगे। अब यहाँ पे 3 से गुणा कर दो भैया, 6 हो गए बराबर, कोई बात बड़ी बात नहीं। एक काम करते इसको ब्लैक से कर देते ना, वरना समझ नहीं आता है ना। यहाँ पे क्या 3 से गुणा किया हमने, यहाँ 3 से गुणा कर, यहाँ पे 2 से गुणा किया और यहाँ पे 2 से गुणा किया और यहाँ पे भी 2 से गुणा किया है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे वाली इक्वेशन में, अब नीचे वाले में क्या करते हैं भैया, हमें देखना कौन बराबर कौन कम ज़्यादा भैया, कौन कम ज़्यादा है भैया, कौन कम ज़्यादा लग रहा है, सब कुछ तो बराबर लग रहा है। यहाँ पे कॉपर नहीं है, नहीं यहाँ पे कॉपर कितना है भाई, यहाँ पे तो कॉपर एक ही, यहाँ पे 4 है कॉपर, तुम सीधा कितना 4 से बड़ा कर देंगे, हाँ कर देंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक, वहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अगर 2 से गुणा कर रहे हैं हम, मान लो यहाँ पे 2 से गुणा कर देते, गुणा कर दिए, कॉपर कितना 4 हो जाएगा, कॉपर 4 हो गया, 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन कितना 2, ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा, सल्फर कितना है, सल्फर कितना भैया, सल्फर यहाँ पे 1 है, वहाँ पर भी 1 है, ठीक बराबर है ना, बिल्कुल बराबर है। अब कॉपर देख लीजिए कितने, कॉपर कितना, कॉपर 2 2 4, 2 2 4 2 6, अब यहाँ से 6 से गुणा कर देंगे, 6 कम 6, कॉपर आ गया 6, आंसर खत्म, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत हो कमेंट करना भैया, फटाफट कमेंट कर देना, डरना नहीं, किसी पॉइंट में डरना बिल्कुल नहीं, डरने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर में भाई यही तो मजा है, पूरा पेपर का ट्विस्ट मिल जाता है एक ही बार में। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, कौन कौन है भैया, उदासीनीकरण, प्लास्टर ऑफ पेरिस और पीएच मूल्य।
अब संक्षिप्त का मतलब क्या था, छोटी सी मेन, आप इक्वेशन ही लिख दो। संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में लिखना, क्या संक्षिप्त मतलब होता है शॉर्ट में लिखना, ठीक है। तो बोला उदासीनीकरण अपक्रिया लिखिए, क्या उदासीनीकरण अपक्रिया भैया, उदासीनीकरण अपक्रिया उसे कहते हैं हम। लिखना चाहे तो लिख दो, वरना एग्जाम्पल दे देना, काम खत्म हो जाए। उदासीनी अपक्रिया उसे कहते हैं जिसमें कि आम्ल तथा क्षार मिलकर, आम्ल तथा क्या होता है? आम्ल तथा क्षार मिलकर क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं, उसे जल बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, उदासीनीकरण। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, क्या जब अम्ल तथा क्षार क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि आपका HCl ले लो, कि HCl क्या है, अम्ल है भैया, क्या है, अम्ल है, ठीक है। फिर लो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए आपका क्षार है भैया, क्या क्षार है भैया। अब क्रिया कराएंगे, क्रिया कैसे कराएंगे, हिस्ट्री होता माइनस, हिस्ट्री होता प्लस। अब माइनस प्लस ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, NaCl बन जाएगा, क्या NaCl बन जाएगा, ठीक है भैया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हाइड्रोक्साइड, डिस्टर्ब के लिए सॉरी, बकरी आ गई थी, ठीक है। देखो अब क्या होगा, अब ऐसे क्रिया के NaCl बन गया, और प्लस में क्या बचा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिल गया भैया, H2O बन गया, क्या हो गया, इसे तो बोलते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। एक हमने एक क्षार जब क्रिया करके क्या एक लवण ही क्या होता है, लवण बना दिया, लवण, लवण, लवण बना देते हैं, ठीक है, जल बना देते हैं, क्या जल बना देते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया। आप एक एग्जाम्पल याद कर लेना, ठीक है, नॉर्मल बहुत ईजी है, ठीक है। फिर स्लाइड चलेगा भैया, हम लोग के दिन खराब चल रहे हैं इस समय, देख लो। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस था ना, बोला था प्लास्टर ऑफ पेरिस पर संक्षिप्त विवरण, टिप्पणी देखिए। हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का डायरेक्टली कुछ नहीं मालूम है, इसे क्या करते हैं, जिप्सम एक सूत्र होता है, जिप्सम क्या होता है, सूत्र नहीं होता, जिप्सम एक कोई मटेरियल होता है, अभी उसको मैंने थोड़ा डिटेल मालूम है, जिप्सम का सूत्र मालूम, उसको जब गर्म करते हैं कितने सेल्सियस पे, 373 डिग्री सेल्सियस पे, 373 डिग्री कैल्विन, सॉरी कैल्विन पे गर्म करते हैं, तो क्या बनता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसका सूत्र क्या होता है, कैल्शियम SO4.2H2O, क्या 2H2O होता है। इसको हम गर्म कर देते हैं, क्या गर्म कर देते हैं, क्या गर्म करेंगे, क्योंकि तेतर कैलकुलेट क्या बन जाएगा भैया अपना, H2O बन जाएगा, H2, अरे भैया H2O तो बाद में मिलेगा, पहले क्या बनेगा, कैल्शियम SO4.1/H2O, क्या 1/H2O, यहाँ पे क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक, और साथ में क्या निकलता है भैया, जल भी निकलता है इसके साथ, ठीक है। अब बैलेंस करने वाला हम आपने हर वीडियो में आपको बताया, अब बैलेंस करने वाला आप देख लीजिएगा, आई थिंक बैलेंस ही होगा, नहीं यहाँ पे एक दो था, वहाँ पे आधा हो गया, आप बैलेंस कर लेना, ठीक है भैया। बैलेंस करने वाला तो आप कम कर सकते हो, ये लिख सकते हैं ना, परिभाषा क्या लिखोगे, जब हम जिप्सम को, क्या जब हम जिप्सम को, जिप्सम का सूत्र लिख देना, जब हम जिप्सम को 373 कैलोरी पे गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या इसका नाम दे दीजिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, ओके। और फिर क्या थर्ड कौन सा था, हाँ पीएच मान पूछ रहा भैया, पीएच, यार पीएच तो इतना ईजी है, तो बस परिभाषा लिखना है इसमें, क्या पीएच, थोड़ा मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, ये कैसा क्या थोड़ा डिटेल में ऊँची लेवल वाली बात बता देता हूँ मैं, ये क्या जर्मन शब्द है, क्या जर्मन शब्द है, हाँ, जिसका मतलब होता है किसी जल में जो होते हैं आयन की सांद्रता, मतलब किसी जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन की क्या होता है सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को हम बोल सकते हैं, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ही पीएच मान करके, ठीक है। उसमें कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, सॉरी हाइड्रोजन है, कितने कम है, अगर अगर आपका पीएच मान, आपने सुना होगा ना पीएच अगर 7 से कम है, 7 से कम होगा तो, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा हो क्षारीय होगा, और 7 के बराबर होगा उदासीन होगा। तो जल क्या होता है हमारा, उदासीन होता है, क्या जल उदासीन होता है, तभी तो उसमें जल बना था, अभी जो उदासीनीकरण क्रिया हमने देखा, उसमें उदासीनीकरण क्रिया देखा, उसमें क्या जल बना ना, इसका पीएच मान कितना, शून्य होता है, सॉरी शून्य, जब 0 यानी 7 होता है, कितना 7, 7 शून्य नहीं होता, ठीक है, शून्य हो तो बहुत अम्लीय हो, बहुत खट्टा होगा भैया, ठीक है। ठीक है, कि शून्य, सॉरी सात, शून्य नहीं 7 होगा, 7 पे क्या होता है, एकदम उदासीन होता है, ना ही तो कड़वा होता है ना ही तो खट्टा होता है, वो एकदम कैसा कैसा होता है भैया, एक बार वीडियो देख लेते हैं, आपको सही आ रही, हाँ, समझने के लिए तो आ रही है वीडियो, ठीक है, क्या होता है, एकदम उदासीन होता है, ना तो कड़वा होता है ना ही तो खट्टा होता है, क्या होता है, एकदम पानी जैसा, पानी में कोई स्वाद होता है, आप निस्वाद होता है, निस्वाद मतलब कोई स्वाद नहीं होता, पानी में क्या होता है, H2O में क्या था, H2O में किसी प्रकार का स्वाद नहीं होता, आपने फील किया कभी, क्या आपने फील किया इसको, खट्टा होता है, मीठा होता है, किसी स्वाद नहीं मिलता, जल ही जीवन है, डायलॉग तो सुनी होगी ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या करते हैं, क्या भाई, भाई फ़ोन कहाँ गया, हमारा क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये रहा,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि इसमें अथवा अथवा करके दिया है। ये आपके 6 नंबर तो फिक्स हो गए। इसमें अथवा करके भी दिया है, उसको बता देते हैं आपको। निम्नलिखित की अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। निम्नलिखित की जल से, दो भूल गए मैं, जल से, इधर जूम करो भैया, ये लिखा जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। कैसे? एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, आयरन है। क्या है भैया? क्या है? एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, Fe यानी आयरन है। इसकी क्रिया किससे कराना है? जल से कराना है। किससे कराना है? इनकी क्रिया H2O से कराना। तो भैया क्या करेंगे? पहले हम क्या करते हैं? कैल्शियम ले लेते हैं, पहले एल्यूमिनियम ले लो, क्या दिक्कत है भैया? एल्यूमिनियम यानी ए, किससे करानी? किससे करानी भैया? H2O से करानी है। H2O से बना करानी। अब एक बात याद रखना, जब भी एल्यूमिनियम का पानी के साथ क्रिया करता है, ये क्रिया ये ठंडे पानी के साथ नहीं करता। पानी दोपहर के ठंडा होता, गर्म होता है तो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। ये कहता है ठंडे पानी के साथ नहीं कर सकता, नहीं करता। ये भाप के साथ, इसके भाप के साथ करता है। तो क्या बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? Al2, इसका सूत्र Al2 होता है, और Al2 ऑक्साइड यानी कि O3, ठीक है। ये बना देगा, और साथ में क्या बनेगा आपका? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब इसको इक्वल करना। अब इक्वल आप करोगे या मैं ही कर देता हूँ? चलो, इसमें 3 समीकरण है, इसमें से 2 मैं कर दूंगा, बाकी एक आप करना, ठीक है। अब देखना एल्यूमिनियम कितने हैं? यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है? 1 है भैया, 1 है ना, तो 2 से गुणा कर दो भैया, 2 में बराबर हो गया, ठीक है। और फिर क्या करेंगे? हाइड्रोजन कितने? वहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 2 है, बराबर है ना, तो इसलिए बराबर है, सब कुछ बराबर हो गया ना। और ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने भैया? यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 1 ही है ना, तो यहाँ पे 3 से बड़ा कर देंगे, बस हो गया भैया। 3 से बड़ा, 3 कम 3, 3 कम 3, वो भी 3 ही है। ये एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, हाइड्रोजन 2, 1 मिनट, हाइड्रोजन कितना? 6 हो गया भैया, 3 दूना 6, ये हो गया 6, 1 मिनट, 3 से बड़ा कर देंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, हाइड्रोजन कितना? 6 हो गया, तो भी 6 हो गया। सब कंप्लीट ना, बिल्कुल। ये क्या कौन सी क्रिया है? एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम की जल के साथ क्रिया है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं लिखना, बस थोड़ा बनाना, ऐसा क्रिया देना, क्या खाली समीकरण पूछा, जितना करो कहे उतना करो, ज़्यादा क्या ही करना भाई, उससे ज़्यादा नंबर थोड़ी ना देगा। 2-2 नंबर के 2-2 नंबर देगा। अब ये थोड़ी ना 2 नंबर में 3 नंबर दे देगा, जितना नंबर है उतना तो देगा भाई। अब फिर कैल्शियम खरीदते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम किसके साथ? H2O के साथ करने, H2O से साथ करनी है भैया। क्या करेंगे? कैल्शियम क्या करते हैं? जल के साथ, ठंडे जल के साथ बहुत जल्दी करता है, बहुत तेजी के साथ क्रिया करता है। तो क्या करता है भाई? क्या बनाता है? आप ये फॉर्मूला तो सुनो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH का होल स्क्वायर। इसे क्या, किस अन्य किस नाम से जानते हैं आप लोग, बताइए कमेंट में, ठीक है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, नाम लिख दीजिएगा आप लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, ओके। ये नाम आप लिख लीजिएगा ना, मैं बोल देता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। और फिर इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्या? हाइड्रोजन गैस निकलती है, ओके। देखना बराबर है कि नहीं बराबर भैया। अब देखो भैया, बराबर है कि नहीं बराबर है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन के, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो 2 है, लेकिन एक हाइड्रोजन यहाँ पे कितने भैया? एक, यहाँ पे 2 से गुणा कर दिए भैया, 2 से गुणा कर दिए तो कितना हो गया? 2 से जब गुणा किया तो क्या है? ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया, कितना? 2 दूना 4, तो 2 से गुणा कर यहाँ पे कर देंगे भैया, 4 हो जाएंगे, हो गया 4। कैल्शियम में बिल्कुल बराबर है, सब बराबर है, ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। अब किसी आयरन के साथ कराएंगे। अब ये क्रिया मैं कराऊंगा, बराबर आप करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, ठीक है भैया। ठीक है भैया, ये तो बराबर कर सकते हो ना, इसका मैं होमवर्क में दूंगा, मैं क्रिया करा दूंगा, मतलब रिएक्शन करा दूंगा, बाकी आप बराबर आप करना, ठीक है। क्या किसके साथ कराना है? Fe यानी आयरन के साथ कराना, क्या? आयरन के साथ कराना। आयरन के साथ किसके साथ कराना है? आयरन के साथ किसकी क्रिया कर रहा है? H2O की क्रिया। तो भैया क्या बनेगा? आयरन साथ करेगा तो क्या बनेगा भैया? आयरन ऑक्साइड बनेगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा, क्या होगा? Fe3O4 बनेगा, प्लस क्या निकलेगा? H2O, H2 निकलेगा, H2 नहीं, हाइड्रोजन गैस निकलती। अब इसको बैलेंस आप करना, ये क्या है? संतुलित करने का, संतुलित, संतुलित करना, ये क्या होमवर्क, क्या होमवर्क? आप लोग इतना तो कर सकते हो, 3 बताइए, 3 से ज़्यादा जितने भी करते आ रहा हूँ सबको मैं बराबर ही कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक तो आप कर सकते हो ना, आपको नहीं समझ में आता, नहीं बराबर हो रही, आप कमेंट सेक्शन में मार देना, मैं इसको बराबर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ये कहता हूँ 6 नंबर इधर, अथवा वाले फिक्स, वो भी फिक्स। अब जो चाहिए वो कर दे जाए,
मतलब ये नहीं है कि तो वो आ जाएगा, वो नहीं तो ये आएगा। एक क्वेश्चन आ सकता नहीं, इसी टाइप के आएंगे, बराबर करना, ऐसे करना, ऐसे आपको क्रिया करनी पड़ेंगी, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी टाइप के आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपका भैया? इसके बाद भैया आपके बस डिफिनेशन वाले क्वेश्चन हैं, मैं बोलता हूँ, थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप लोग कर लेना, ठीक है। जैसे कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कितने कितने नंबर के भैया? दो दो नंबर के, दो दो नंबर के नहीं, 4 नंबर के टोटल है, ठीक है। बोल रहा है कि अंतग्रथन, और बोला साइनेप्स। इसे क्या होता है आप लोग जानते होंगे, साइनेप्स क्या होता है, हमारे जो तंत्रिका कोशिका होती है उसमें क्या संदेश वाहिका काम करती है ना, यहाँ पे जो एक जो साइनेप्स के ना, जो उनके जुड़े होते हैं, एक दूसरे क्या जुड़े होते हैं, नहीं आप लोग जानते होंगे, ठीक है। क्या ही बताना चाहता है, ऑक्सीन, ऑक्सीन कहते हैं हार्मोन्स होते हैं, किसमें पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, आपकी वृद्धि को नियंत्रित करता है ना, वृद्धि को नियंत्रित करता है ऑक्सीन। इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ लेना भाई, ये डेफिनेशन वाले हैं, ठीक है, आ सकते हैं। ये मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये कितने कितने दो दो नंबर में, थोड़ा लंबा तो लिखना ही पड़ेगा, मतलब 4-5 लाइन तो लिखना, दो 4 नहीं तो दो दो लाइन लिखो, दो दो क्वेश्चन पूछ रहे, दो नहीं लिखना भाई, 4 लिखना लाइन, ठीक है। और दूसरा क्या बोला, पारी तंत्र को परिभाषित कीजिए, एक तालाब तालाब परितंत्र के विभिन्न घटकों को संक्षेप में लिखिए। ये चित्र आपको आपने देखा होगा किताब में, ठीक है। पारी तंत्र क्या होता है, ये क्या होता है, ये जो पूरी प्रकृति होती है, प्रकृति यानी प्रकृति क्या है कि मूल इकाई होती है, बहुत सारी इकाई होती है, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जीव और निर्जीव क्या होते हैं, आपस में क्रिया करके पारस्परिक क्या क्रिया कर आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं ना। जैसे कि इसमें क्या किस प्रकार के घटक आते हैं, जैविक घटक आते हैं, अजैविक घटक आते हैं ना। जैविक में कौन कौन सा जाएगा, जिनमें अंदर प्राण होता है, जान होती है, जीवन होता है, वो मतलब जैविक घटक, जैसे कि जीव जंतु, जीव हो गया, जंतु के पेड़ पौधे मनुष्य, ये सब क्या होता है, जैविक प्राणी। अजैविक प्राणी क्या होती है, जिनमें कि जान नहीं होता, प्राण नहीं होते, जैसे कि हवा, हवा होगी, स्थल, जमीन होगी, मिट्टी होगी ना, और वायु हो गया, ये सब चीज़ में प्राण नहीं होते, वैसे कि क्या बोलते हैं, उसको हम जैविक बोलते हैं, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिए। और फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, और बोला लास्ट वाला, लास्ट दूसरा है 11वां नंबर, बोला स्वपोषी तथा विषमपोषी को उदाहरण देकर समझाइए। समझाइए बोला कि भेद रहित कीजिए भाई, सीधा आँख पे टॉर्च लग रही तो इस पर समझ में नहीं आ रहा, मतलब आप समझते हो ना क्या हो जाता है। साइंस लगाओ फिर अपना, रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो उसमें समझ में कम आ रहा है, ठीक है। केवल स्वपोषित एवं विषमपोषी में उदाहरण देकर विभेद कीजिए, कि अंतर कीजिए उदाहरण देकर। अब स्वपोषी क्या होते हैं, जो खुद का भोजन स्वयं बनाते हैं, जो खुद का भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें बोलते हैं स्वपोषी, और जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं उनको बोलते हैं विषमपोषी, ठीक है। जैसे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, खुद का भोजन खुद बनाते हैं। और आपने तुमको इच्छा एकदम बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं, आपने कभी बाल में जुआ देखा होगा, छोटकी छोटकी, वो क्या होते हैं, वे क्या होते हैं, विषम पोषी होती है, हमारे ब्लड पर, हमारी खोपड़ी पर निर्भर करते हैं वो लोग, है ना। जू आपने उदाहरण में देखा होगा, जू ना लिखा होगा। अब बोला कि मानव आहार नाल के विभिन्न भागों के कार्यों का सचित्र वर्णन कीजिए भैया। अब जो आपने पाचन तंत्र पढ़ा ना, वही पूछ लिया है क्या, मानव आहार नाल के नाम से, इसको अनेक नामों से पूछा जा सकता है, मानव आहार नाल और पाचन तंत्र अनेक नामों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। हृदय हो गया आपका, हृदय आलिंद हालिन सिरा जिम्नी, उसमें पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। आहार नल में क्या होता है, आपका पाचन के बारे में पूछा जाएगा, पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख से पाचन, से ग्रास नल, मुख से पाचन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, एंजाइम यहाँ पे ग्रास नल, फिर अमाशय, अमाशय यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये अग्नाशय, अग्नाशय सब पूछा जाता है, ठीक। आप ना इसके बारे में अपने हिसाब से जो है ना, जितना आपने पढ़ा है उसके बारे में डिटेल में जानकारी ले लेना, अपने हिसाब से क्या करना पढ़ लेना। अब क्या बच्चे मेरे शॉर्ट्स, मतलब शॉर्ट लॉन्ग दोनों खत्म क्वेश्चन ना। अब क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन, उनको भी कर देते हैं, ठीक है भैया, फटाफट। हाँ, तो भैया आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है क्या, किसी बिंब का अवतल दर्पण, क्या किसी बिंब का अवतल दर्पण है, बिंब मतलब वस्तु, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा, आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है, तो बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो ऑप्शन देखिए आपने, बोल रहा है मुख्य फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्र केंद्र के वक्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, ये आपका डी ऑप्शन सही है। क्या, जब आपका वस्तु यानी बिंब कहाँ पे होगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, ध्रुव ध्रुव और क्या, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, जब आपका दर्पण बनेगा ना, दर्पण बनेगा तब आपका मुख्य फोकस जो, मुख्य फोकस होता है ध्रुव के बीच में, सेंटर में, यानी कि यहाँ पे जब यहाँ बनेगा, प्रिंसिपल यहाँ पे होता है ना, प्रिंसिपल है और ध्रुव यहाँ पे, दोनों के बीच में होगा, तब क्या होगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है बड़ा बनेगा, ठीक है। और क्या होगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है,
आप लोग देख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या ही लिखूँ उनके पीछे। गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर तथा लेंस की संभवता है, यानी कि बोला किसी गोली दर्पण तथा गोली लेंस की दोनों फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर तो दर्पण की लेंस संभवता है। तो ये हो जाएगा दोनों उत्तल, ये आपका दोनों उत्तल, सॉरी दोनों अवतल हो जाएगा। क्या ऑप्शन ए, दोनों अवतल हो जाएगा, ठीक है। दोनों अवतल हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा बोला किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न निम्न में से कौन सा, यार यहाँ पे दिख नहीं रहा थोड़ा, इनमें से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। 50 सेंटीमीटर, ये तो दूरी अलग रहे उनसे, 50 सेंटीमीटर लग रही, 10 वाले देखो, 10 सेंटीमीटर फोकस उत्तर लेंस वाला, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तर लेंस लेना आपको, क्या ऑप्शन सी इज राइट, ओके। अब बोला मानव नेत्र जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो क्या कॉर्निया नहीं, परिधारिका नहीं, पुतली नहीं, दृष्टिपटल पे बनता है, क्या दृष्टिपटल पे बनता है, ठीक है। अब देखिए आगे, भाई ठंड तो बढ़ गई है। अब बोल रहा है कि पांचवा क्वेश्चन, दो चालक तारों तथा पदार्थ, तो ये भाई अब क्वेश्चन आपको होमवर्क है भाई, क्या सॉल्यूशन पहले करो, जैसे हमने अभी ये क्या हमने सॉल्व किया था वो वैसे सॉल्व होगा, ठीक है। आपको क्या करना, सॉल्व करना है। दो चालकों, इसका आंसर क्या होगा, सी वाला होगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ क्या बोला, दो चालकों तथा पदार्थ की लंबाई तथा व्यस्त समान है, इसको मैंने सॉल्व कर लिया ना, पहले ही सॉल्व कर लिया था। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में जोड़ने के लिए किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम और पार्श्व संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या दीजिए। ऊष्मा का सूत्र बता ही दिया, आप लोग करिए इसको इजी से, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 1:4, ठीक है। अब बोला विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, या एमीटर कहते हैं, या मोटर कहते हैं। भाई जनित्र कहते हैं, जनरेटर जैसे सुना होगा, जनरेटर, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन लंबे विद्युत धारावाही के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो ऑप्शन ए, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के लंबवत होती हैं। बी, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के समांतर होती हैं। सी, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो त्रिज्याएं होती हैं चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय, हाँ ये डी वाला राइट है क्या। हाँ ये क्या, संकेंद्रीय रेखाओं के तार कहते हैं, संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, तार जो होता है केंद्र होता है संकेंद्रीय का। और फिर का खंडपा पे आ जाओ, खंडपा क्या कहता है आपका, क्या बोला आपका, क्या है, एक विलयन है, मतलब एक सॉल्यूशन है, एक घोल है, वो क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्या इसका पीएच मान कितना होगा। अब लाल को नीला कर रहा तो भाई कड़वा होगा, क्षार होगा ना, तो कितना होगा, 8+ होगा, 7+ होगा कि ना, 8 होगा, ठीक है। और विरंजक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से गैस निकलती है, कौन निकलती है भैया आप बताओ, कमेंट बताओ। हाइड्रोजन गैस निकलती है, कौन से, हाइड्रोजन का। एल्काइन का सूत्र क्या होता है, ये लिखने वाला क्वेश्चन है, मैं बोल देता हूँ भाई, थोड़ा टिप्पणी कर देता हूँ, इस पर मैं टिप्पणी कर देता हूँ आपकी 2-4। देखो भैया, एल्केन का सूत्र कहता है एन का, यानी कि एल्केन का सूत्र होता है भैया CnH2n+2। और आयन, यानी आयन जिसमें आयन लगता है, आयन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+, अब ये कहता है इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस होता है। अब इन होता है, इन जिसमें इन लगता है, इन ठीक, इसमें क्या होता है Cn-2n, और प्लस माइनस नहीं, इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है, माइनस प्लस कुछ भी नहीं होता। देखो एल्केन में क्या होता है, एल्केन में एन जिसमें एन लगता है, क्या ई, सॉरी एन, ANE, जिसमें एन ई लगता है उसमें कहता है +2 होता है, जिसमें आइन या YNE लगता है उसमें कहता है -2 होता है, और जिसमें ENE लगता है ENE उसमें कहता है कुछ भी नहीं होता, CN2n होता है। अब इसमें पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा क्या था, इसमें पूछा क्या था, बोल रहा है एल्काइन का सामान्य सूत्र, एल्काइन यानी YEN, एल्काइन, YN नहीं लगना, माइनस वाला होगा भाई, -2 वाला टिक कर दो भाई, ये वाला। इसमें किसमें है भाई, सी ऑप्शन इज राइट, CnH2n-2, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट, ओके। अब बात करते हैं एल्डिहाइड का। प्रक्रिया प्रक्रियात्मक समूह, यानी क्रियात्मक समूह पूछ रहा है, कंफ्यूज कर रहा है आपको, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आपको क्या करना, इसमें आपको समझा क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है भैया, एल्डिहाइड का सूत्र, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह किसके साथ है भैया, क्रियात्मक एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CHO होता है ना, CHO। इसमें क्या बोला, ये क्या होता है, CHO होता है, क्या होता है CHO,
क्या था भाई, CHO क्या था, CHO। अब किस इसमें क्रियात्मक समूह में CHO है। अब इसमें दोनों कहाँ गया भाई, ये कहाँ गया यार। आइए देखिए अब, क्या निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक में, हाँ ये क्रियात्मक समूह ढूंढना, किसमें CHO, ये कौन सा आपका 20 राइट है। क्या 20 में क्या क्या, देखो क्या किया इसमें, इसने क्या किया, ऐसे कर दिया सी, और इसको चाहे ऐसे जोड़ दो और चाहे ऐसे जोड़ना, इसे ऐसे जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें पेपर में से दे दिया, क्वेश्चन में से तो ऐसे, ये देखो यही तो है, बस क्या कंफ्यूज कर रहा है आपको, ठीक है। अब बोला है निम्न में से कौन सी धातु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती, भाई मैग्नीशियम जेडल, मैग्नीशियम और जिंक क्या होते, विस्थापित कर देते। और निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कीटोन समूह है, कीटोन समूह भैया इसमें कौन सा है, जिसमें से कीटोन यानी कि जिसमें ऑक्सीजन के डायरेक्टली, खाली ऑक्सीजन जो है कार्बन से जुड़ा है, क्या डायरेक्टली क्या ऑक्सीजन, जो ऐसे आपने भी पढ़ा है ना, हमको पढ़ा है, मतलब आपको अपने अभी बताया ना, COO ये वाला फिर कीटोन होता है ना, यही समूह में आपको जहाँ पे दिख जाए वो वाला है, ठीक है। कौन सा है भैया इसमें, कीटोन ही पूछ रहा है ना, हाँ कीटोन पूछ रहा है, तो किसमें, तो भैया कौन सा ऑप्शन, ये वाला आपका डी इज राइट है, क्या डी इज राइट। इसमें क्या है, ऑक्सीजन का डायरेक्टली किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन डायरेक्टली किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन जुड़ा है, ये आपका सही जवाब। अब देखो, अब पूछ रहा है आपसे क्या, अब आपसे पूछ रहा है भैया, मानव में निम्न में से कौन सा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, इनमें मानव जो अंग है, इनमें जो अंग दिए, मानव के अंग दिए, इनमें से कौन सा जो उत्सर्जन तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र, जो हमारे बेकार पदार्थ में, जो हमें समझ, वर्ज्य पदार्थ होते हैं, वर्ज्य यानी जो बेकार पदार्थ होते हैं बाहर निकालते हैं, उसमें से कौन सा में संबंधित है, भाई वृक्क या वृक्क, ठीक है। अब बोला श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज का पैरू पैरुवेट पैरुवेट अणु का विखंडन होता है, कहाँ पे होता है भैया, होता है, तो भैया होता है दौरान कहाँ पे होता है, ये माइक्रोकांडिया नहीं नहीं नहीं, ये आपका होता है कोशिका द्रव में होता है, कहाँ पे कोशिका द्रव में होता है, कहाँ कोशिका द्रव में होता है, ओके। और फिर आपके क्वेश्चन समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। जीवों में कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विखंडन कहा जाता है, मुकुलन कहा जाता है, हाँ पुनरुद्भवन कहा जाता है, पुनरुद्भवन कहता है, पुनरुद्भवन कहता है, ठीक है। अब निम्न में से कौन सा, अब बोला निम्न में से कौन सा बीज परिवर्तित होता है, क्या कौन सा बीज में परिवर्तित होता है, मतलब ऐसा कौन सा, इनमें जो बीजांड, हाँ बीजांड ही परिवर्तित होता है, कैसा बीजांड ही परिवर्तित होता है, बीज जो है बीजांड ही परिवर्तित होता है, ठीक है। अब क्या ही देखना सब, ये जब बीजांड मिल गया है तो ठीक है। अब डीएनए का वह भाग जिसमें क्या था, डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन का संश्लेषण के लिए सूचना होती है कहलाता है भाई, समझे, ये होगा जीन, नहीं जीन तो हो सकता है लेकिन ये नहीं, इसका ये जीनोटाइप होगा, जीनोटाइप करेक्ट आंसर होगा, जीन भी हो सकता है लेकिन जीनोटाइप का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जीन इसलिए नहीं होगा, डीएनए, डीएनए की बात हो रही है ना इसमें, जीनोटाइप होगा, क्योंकि डीएनए क्या होता है, हमारे जो गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, आगे पीढ़ी में बढ़ाते हैं ना, जीन में बढ़ाते हैं, लेकिन जीन का थोड़ा अलग हो जाता है, ये जीनोटाइप हो जाता है, ठीक है। हमने में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, भाई कृत्रिम द्वारा क्या, जो मानव द्वारा निर्मित होंगे, जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कृ- कृत्रिम परितंत्र बोलते हैं, जैसे मानव भूमि द्वारा मानव निर्मित द्वारा कृत्रिम भूमि, जो क्या कहते हैं, मानव निर्मित कृषि भूमि, ठीक है ये हो जाएगा। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन से नहीं है भैया, कौन ऑक्सीजन भैया, ये तो भैया हाई, ये भी साइटोकिन के हाई से भी, ये लास्ट वाला डी वाला नहीं है क्या, जिब्रे रेलिन, क्या जिब्रेलिन नहीं है, जिब्रेलिन क्या आपका ऑप्शन नहीं है, किसमें नहीं है, कौन सा नहीं है, ये हार्मोन्स नहीं है, क्या पादप हार्मोन्स नहीं है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, नहीं अच्छी लगी है, ऐसे तो हो नहीं सकता, अच्छी तो लगी होगी ना। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई कमेंट करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे आपके दोस्त भी अनसॉल्व को सॉल्व करें, ये अनसॉल्व आपका पूरा खत्म हो जाएगा। एकदम अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे लेवल में थे। अब हम आपको अगले सप्ताह में लेकर आएंगे, अगले सप्ताह में लेकर आएंगे क्या अनसॉल्व सॉल्यूशन, क्योंकि अभी नहीं लेकर आएंगे, अभी आपको ये देखना है आपने कितना सीखा, ठीक है, कितना सीखा है, मतलब पूरा साल में कितना पढ़ लिया, जितना पढ़ लिया आपका ऑल रिविजन हो चुका है। अब आपको कब अनसॉल्व पेपर चाहिए आप लोग बता देना, ठीक है, जब भी चाहिए होगा आप लोग कमेंट करना, मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसको मैं कवर करूँगा, ठीक है। जैसे कि पारितंत्र हो गया, आपको डिस्टर्ब होगा तो मतलब जिस टॉपिक में दिक्कत हो वो बता दीजिए कमेंट करके, मैं उस पर वीडियो आपको डिटेल में बना के दे दूँगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।